जय हिंद दोस्तों आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये वनस्पति विज्ञान से यानी बॉटनी से प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने योग्य है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जिसका टॉपिक आज जो टॉपिक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कंपटीशन में और आपकी परीक्षाओं में। तो दोस्तों पेश है आज का पहला सवाल। ये है आज का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ गया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना निम्न भौतिक क्रिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना है ये कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, प्राशरण या किसकात्व। तो आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन पत्तियों से निकलती है वो किसका है? वो है किसका? वो विसरण से संबंधित है ना। तो आपको आंसर पता हो गया, वो विसरण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हुआ। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपका इस तरह से है, किस पदार्थ के एक मोलर विलयन में ओपी सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ के एक मोलर विलयन में ओपी सर्वाधिक होती है? NaCl में, ग्लूकोज में, स्टार्च में या फ्रक्टोज में? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन आपका सही है किसका? NaCl में। ठीक है, तो NaCl आपको टिक करना होगा। तो क्वेश्चन को आप अपनी गिरफ्त में लेते रहें, क्वेश्चन को देखते रहें, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते, लेकिन उबलते हुए पानी में रखने पर रंग छोड़ने लगते हैं। इसका कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना होगा कि जब चुकंदर को ठंडे पानी में रखते हैं तब उसका रंग नहीं छूटता, लेकिन जब उसको उबले हुए पानी में रख देते हैं तो उसका रंग छूटने लगता है। क्या कारण है? तो ऑप्शन इस तरह से है, उबलते पानी में कोशिका भित्ति मर जाती है। सेकंड है, गर्म पानी कोशिका में तीव्रता से प्रवेश करता है। थर्ड है, प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में मृत हो जाती है। या फिर लास्ट है, रंग ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होते। तो क्या होगा? क्या है आपका सही जवाब? तो ले चलते हैं आपको सही जवाब की तरफ। तो सही जवाब है इसका, प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में मृत हो जाती है, इसलिए उसका रंग छूट जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, जब दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया गया हो तो कम सांद्र विलयन का प्रसरण होता है। इस कथन में क्या त्रुटि है? तो कम सांद्र विलयन का विसरण होता है, इस कथन की क्या त्रुटि है? ये आपको छांटने हैं इसमें से, चारों ऑप्शन में से। तो देखिए क्या है, ब्लैक के अणुओं की गति स्पष्ट नहीं बताई गई, सही बात है। DPD के बारे में नहीं बताया गया। अर्धपारगम झिल्ली का व्यवहार स्पष्ट नहीं किया गया। विलयनों की सही सांद्रता की सूचना सही नहीं दी गई। तो क्या है आपका सही आंसर? सही आंसर आपके लिए चलते हैं, आपके लिए सही आंसर देखिए, चारों ऑप्शन आप खुद ठीक से देख लें। ऑप्शन आपका आ गया, कौन सही है? तो सबसे ज़्यादा सही, ब्लैक के अणुओं की गति स्पष्ट नहीं बताई गई। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर 10% नमक का घोल तथा 10% ही शक्कर का घोल हो तो क्या सही होगा? यानी 10% अगर नमक का घोल हो और 10% अगर शक्कर हो तो दोनों में से कौन सही होगा? ये आपको बताने हैं। दोनों का समान ओपी रहेगा, या नमक के घोल की सांद्रता शक्कर के घोल से कम होगी, या शक्कर के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर नमक के घोल से अधिक होगा,
या नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से कम होगा। तो कौन सा है इसमें सही ऑप्शन? तो ऑप्शन आपको याद मालूम हो गया होगा, तो ये है सही आपका, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जब कोई पादप कोशिका जल में डुबोई जाती है तो जल कोशिका में निरंतर जाता रहता है जब तक कि, कब तक जाता रहता है ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब तक जाता रहता है, निरंतर जाता रहता है जब तक कि क्या इसमें परिवर्तन हो जाता है? पहला है इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है? लवणों का सांद्रण कोशिका के अंदर बाहर के समान हो जाता है, कोशिका फट जाती है, या जल का सांद्रण कोशिका में तथा बाहर समान हो जाता है, या कोशिका में विसरण दाब न्यूनता बाहर के समान हो जाता है। तो आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर है कोशिका में विसरण दाब न्यूनता बाहर के समान हो जाता है, तो तब तक जाता रहते हैं जब तक ये परिवर्तन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक कोशिका शक्कर के एक घोल में रखने पर छोटी हो जाती है या सिकुड़ जाती है तो घोल कैसा है? तो घोल के बारे में आपको पता लगाना है कि घोल कैसा है। कि एक कोशिका को अगर शक्कर के घोल में रखने पर वो छोटी हो जाती है या सिकुड़ जाती है तो क्या है, विलयन कैसा है? अतिपराशरी, अधोपराशरी, समपराशरी या उपरोक्त कोई नहीं। तो क्या है, अगर सिकुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा? अतिपराशरी। क्या होगा? अतिपराशरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रासरण की क्रिया में क्या होता है? कह रहा है कि प्रासरण की क्रिया में होता है विलेय का अर्धपारगम कला के पार जाना, या विलायक का अर्धपारगम कला के पार जाना, विलयन का अर्धपारगम कला के पार जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रासरण की जो क्रिया है वो क्या है? विलायक का अर्धपारगम कला से पार जाना। तो क्या सही है आपका? दूसरा ऑप्शन सही है। तो विलायक का अर्धपारगम कला से पार जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका का आयतन जब बढ़ जाता है तो बाहरी माध्यम होता है अधोपराशरी, थोड़ा अतिपराशरी, संपराशरी, या फिर कोशिका के जीवद्रव्य से काफ़ी अधिक। तो एक कोशिका का आयतन जब बढ़ जाता है तो बाहरी माध्यम कैसा हो जाता है? अधोपराशरी हो जाता है। कैसा होता है? अधोपराशरी। ये बहुत ही अच्छा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण क्या है? अगर लवणीय जल है तो उसमें अंगूर को रखा जाता है तो सिकुड़ जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अंतःचोषण। अंतःचोषण भाई होगा नहीं, क्योंकि अंतःचोषण में फूल जाता है, और ये आप क्वेश्चन पर ध्यान रखें, ये कहला सिकुड़ जाता है, तो ये अंतःचोषण होगा नहीं, अंतःप्राशरण होगा नहीं। अगला है बाह्य प्राशरण या फिर प्राशरण। तो क्या सही है आपका? आपका है बाह्य प्राशरण हो जाएगा। ठीक है, और अंगूर आपका सिकुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर क्या कहलाता है? एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर के क्या कहलाता है? विसरण, प्राशरण, जीवद्रव्य कुंचन या स्थानांतरण। तो क्या कहलाता है? प्राशरण कहलाता है। बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है। आप खूब मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है, अपने सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है क्योंकि मृदा विलयन का प्राशरण दाब, ऑप्शन इस तरह से हैं, मूल रोम के रस से कम रहता है, मूल रोम के रस के बराबर रहता है, मूल रोम के रस से अधिक रहता है, या मूल रोम रस का सदैव शून्य रहता है। तो क्या है आपका सही आंसर? तो सही आंसर है आपका मूल रोम के रस से कम रहता है। क्या है? मूल रोम के रस से कम रहता है, ये है आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
आलू के चकत्तों को क्रमशः कई श्रेणी के प्राशन दाब वाले ब्लेनों में रखा जाता है। 0.3 एम ब्लेन में रखे चकत्तों के आयतन या भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिक्तिका रस का प्रासरण सांद्रण इसलिए है 0.3 एम मोल मतलब या 0.3 एम से अधिक, 0.3 एम से कम या बाहरी ब्लेन से कोई संबंध नहीं होता है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका को पौधों के कोमल भागों व कोशिकाओं के संरचना व रूप को कौन बनाए रखने में सहायक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे के कोमल भागों व कोशिकाओं की संरचनाओं व रूप को कौन सा बनाए रखने में सहायक है? ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन को आपको बताने हैं, प्रासरण दाब, स्फीत दाब, वायुमंडलीय दाब या फिर DPD। तो ये है क्या? स्फीत दाब। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? पहला विसरण, दूसरा है प्रासरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर स्थानांतरण। तो आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रासरण। कौन सा? प्रासरण। ठीक है, विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? प्रासरण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी से बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोशिका को अधोप्रासारी ब्लेन में रखा जाता है तो उसके लिए कौन सा तथ्य लागू नहीं होता है? उसका भित्ति दाब घट जाएगा, उसकी कोशिका स्फीति हो जाएगी, कोशिका रस का चूषण दाब घट जाएगा या कोशिका रस का जल विभव घट जाएगा। तो कौन है इसमें सही ऑप्शन? देखते हैं। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर से, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है कि उसका कोशिका भित्ति दाब घट जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपके आ गया ये स्क्रीन पर। यदि चुकंदर के टुकड़ों को धोकर ठंडे पानी में रखा जाए तो उसका रंग नहीं निकलता, क्योंकि कोशिका झिल्ली एंथोसायनिन के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? वर्णात्मक पारगम्य है, मृत्य रचना है या अपारगम्य रचना है या पारगम्य रचना है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये चुकंदर के टुकड़े को या धोकर ठंडे पानी में रखा जाता है तो उसका रंग नहीं निकलता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के एंथोसायनिन के लिए क्या होती है? अपारगम्य रचना होती है। कैसे होती है? अपारगम्य रचना होती है। तो कौन सही है आपका? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखें। यदि कोशिका का प्रासरण विभव 10 बार और उसका दाब विभव 5 बार है तो जल विभव क्या होगा? तो जल विभव कितना होगा? 5 बार। कितना होगा? 5 बार। अगला क्वेश्चन देखें। आसुत या शुद्ध जल का प्रासरण दाब होता है। आसुत या शुद्ध जल का प्रासरण दाब होता है निम्नतम, उच्चतम, किसी भी ब्लेन से अधिक या बदलता रहता है। आसुत या शुद्ध जल का प्रासरण दाब क्या होता है? निम्न होता है। आसुत या शुद्ध जल का प्रासरण दाब कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट है क्या है? टोनोप्लास्ट है कई बार ये क्वेश्चन आप फंसे हैं भैया, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टोनोप्लास्ट कैसा है? पारगम झिल्ली है, अर्ध पारगम झिल्ली है, अपारगम झिल्ली है, चयनात्मक पारगम झिल्ली है। तो टोनोप्लास्ट कैसा है भाई, आपको जानना जरूरी है। तो टोनोप्लास्ट है आपका ये चयनात्मक पारगम झिल्ली है। कैसा है? चयनात्मक पारगम झिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है, अगर कोशिका का चूषण दाब 30 इकाई तथा प्रासरण दाब
का मान 42 एटमॉस्फेयर हो तो इसमें उत्पन्न स्फीति की गणना दाब के रूप में कीजिए। तो इसमें दाब के रूप में करना है, आपको आंसर बताने हैं। 12 एटमॉस्फेयर, 72 एटमॉस्फेयर तीसरा है। चौथा कौन सा ऑप्शन सही है, आप जाएं ऑप्शन के साथ में। तो ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है आपका 12 एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आप। कम समय में अधिक क्वेश्चन, देखा जाता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बताए जाएं। अगर दिए गए शक्कर के घोल की मोलर सांद्रता 0.3 m हो तो इसका प्रासरण दाब होगा क्या? 6.72, 67.2 एटमॉस्फेयर, 2.24 या 5.64। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है इसका 6.7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रासरण किसका गुण है? प्रासरण किसका गुण है? विलयन में उपस्थित विलेय का, विलयन के अणुओं का, अर्धपारगम झिल्ली का या विलायक और विलेय का? तो प्रासरण किसका गुण है? प्रासरण अर्धपारगम झिल्ली का गुण है। प्रासरण किसका है? अर्धपारगम झिल्ली का गुण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का प्रासरण दाब किससे मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का प्रासरण दाब किससे मापा जाता है? जो द्रव्य कुंचन विधि से, आस्मोमीटर से, सेल की मोलर सांद्रता से या जो द्रव्य प्रासरण से? कोशिका का प्रासरण दाब किससे मापा जाता है? जो द्रव्य कुंचन विधि से। तो हाँ जी, सही सुना आपने, जो द्रव्य कुंचन विधि से कोशिका का प्रासरण दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपके रहा स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। प्रासरण दाब किसमें अधिक होता है? प्रासरण दाब किसमें अधिक होता है? मूल रोम में, जल की बल्कुल कोशिकाओं में, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, जल की मार्ग कोशिकाओं में? तो ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में प्रासरण दाब सबसे अधिक कहाँ किसमें होता है? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होता है। अगला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रासरण दाब का कारण क्या है? प्रासरण दाब का कारण है विलेय, अर्धपारगम झिल्ली, अधिप्रासरी विलयन या फिर जल। प्रासरण दाब का कारण क्या है? तो प्रासरण दाब का कारण क्या है? प्रासरण दाब का कारण है विलेय। क्या है? विलेय। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें दोस्तों। देखिए, हम आज पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, आपको पार्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 4 भागों में आपका एमसीक्यू प्लांट फिजियोलॉजी का बनेगा। कम से कम 300 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इससे 300 क्वेश्चन लगभग प्लांट फिजियोलॉजी से हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत होगी तो निम्नलिखित में से क्या शून्य होगा? जब आपकी ट्रेजर प्रेशर यानी पूर्ण स्फीत, कोशिका पूर्ण स्फीत जब हो जाएगी तो आपका चूषण दाब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि आपका क्या शून्य हो जाएगा? तो जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो जाएगी तो इसमें चूषण दाब कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चूषण दाब सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल रोम में जल निम्न कारणों से अधिग्रहित होता है। मूल रोम में जल निम्नलिखित कारणों से अधिग्रहित होता है। स्फीत दाब, चूषण दाब, वायु दाब या प्रसरण दाब। तो ये होता है किसके द्वारा? चूषण दाब के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी तथा टीपी के मान निम्नलिखित में से होंगे। क्या सही होंगे? ये आपको बताने हैं। ठीक है, देख लो ऑप्शन आपको चारों दिखाई दे रहे हैं, तो कौन इसमें सही होगा? तो ये आपका आंसर सबसे सही होगा। ठीक है, अगला देखिए,
तो देखा ना, इसका कौन सा क्वेश्चन सही है? इसका आपका चौथा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोशिका को जल में रखते हैं तो ये पानी लेती है, सॉरी, बहुत ही मतलब क्या है कि अगर कोशिका को जल में रखते हैं तो ये पानी लेती है, इस प्रकार जल ग्रहण करने को क्या कहते हैं? तो अभी आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, लेकिन इसी से संबंधित था, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा था। लेकिन अब यहाँ पर जल को ग्रहण कर रहा है, तो जल को जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। यहाँ पर वहाँ कोशिका सिकुड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोशिका आपकी फूल रही है, तो चूषण दाब हो जाएगा। तो ये जल ग्रहण करने का कारण क्या होता है? चूषण दाब। तो कौन सा सही है आपका? ये आपका चूषण दाब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगर दो कोशिकाओं में ओपी समान हो परंतु टीपी में अंतर हो तो इनमें जल संवहन की दिशा क्या हो जाएगी? कोई जल संवहन नहीं होगा, कम टीपी से अधिक टीपी की ओर होगा, अधिक टीपी से कम टीपी की ओर। हाँ भाई, मिल गया हो आंसर। क्या मिला? अधिक टीपी से कम टीपी की ओर। क्लियर? तो ये है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक दाब को क्या कहते हैं? कोशिका में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक दाब को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। स्फीत दाब, भित्ति दाब, प्रासरण दाब या चूषण दाब। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्फीत दाब। क्या कहते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। जब एक कोशिका में जल प्रवेश करता है तो उसके ओपी, टीपी तथा डीपीडी का क्या होगा? ऑप्शन देखें तो क्या होगा? ओपी तथा डीपी घटेगी लेकिन टीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक कोशिका के प्रासरणीय दाब का मान कितना होता है? सामान्य परिस्थितियों में एक कोशिका के प्रासरणीय दाब का मान कितना होता है? स्फीत दाब से अधिक, स्फीत दाब से कम, स्फीत दाब के बराबर या फिर शून्य? तो ये होता है स्फीत दाब से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के आकार को कौन सा दाब बनाए रखता है? एक कोशिका के आकार को कौन सा दाब बनाए रखता है? प्रासरण दाब, स्फीत दाब, चूषण दाब या भित्ति दाब? तो कौन बनाए रखता है? स्फीत दाब। यानी कोशिका का जो आकार है वो कौन बनाए रखता है? स्फीत दाब बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्यात्मक रूप से प्रासरणीय विभव किसके बराबर होती है? स्फीत दाब के या भित्ति दाब के, प्रासरणीय दाब के या फिर डीपीडी? ये बता रहा है क्वेश्चन, फिर से देख लें। संख्यात्मक रूप से प्रासरणीय विभव किसके बराबर होता है? तो ये होता है प्रासरणीय दाब की। किसके होता है? प्रासरणीय दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखें। एक मूल रोम कोशिका, वल्कुट कोशिका एवं पर्ण मध्योतक कोशिका के डीपीडी का कौन सा आरोही क्रम सही है? ये आपको बताने हैं कौन सा आरोही क्रम सही है। मूल रोम, वल्कुट कोशिका या उसके बाद पर्ण मध्योतक, वल्कुट कोशिका, पर्ण मध्योतक, मूल रोम नहीं, ये होगा नहीं। तो ये है आपका मूल रोम, वल्कुट कोशिका एवं पर्ण मध्योतक। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। जल की गति की दिशा कैसी होती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल की गति की दिशा कैसी होती है? ओपी से कम, ओपी से अधिक ओपी की ओर, कम ओपी से, देखिए, कम ओपी से अधिक ओपी और, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, या उच्च विसरण से कम विसरण की ओर। तो क्या होगा? ये आपका सही संभव है, सब संभव, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन देखें आपका। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मूल रोम से जाइलम वाहिकाओं तथा जल प्रवाह किस कारण संपन्न होता है? मूल रोम से जाइलम वाहिकाओं
तक जल प्रवाह किस कारण संपन्न होता है, ये आपको बताने हैं। पहला है शोषण दाब की प्रवणता द्वारा, स्फीत दाब द्वारा, अंतः शोषण की मात्रा द्वारा या जल में आयनों की सांद्रता द्वारा। तो क्या है सही जवाब? मूल रूप में जालम वाहिकाओं का जल प्रवाह किस कारण संपन्न होता है? तो वो है किसके कारण? किसके कारण है? शोषण दाब की प्रवणता के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अगर रेखीय क्रम में ABC कोशिकाएं जुड़ी हैं तो OP का मान क्रमशः 50, 40 तथा 20 इकाई तथा TP का मान कितना है? 40, 20 तथा 18 इकाई। तो इनमें से जल संवहन की दिशा कौन सी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको देखना होगा। यहाँ OP, TP, OP ABC, तो आप में देखना होगा कि ये से B की ओर जाएगा, सही है। फिर B से C की ओर, ये से B, B से C, दूसरे ऑप्शन में है C से B की ओर, B से ये की ओर। तीसरा ऑप्शन आपका है ये से B की ओर और C से B की ओर, सही है। तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किसी विलेन में विलेय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है? विलेन का DPD कम हो जाता है, विलेन का मान ये बढ़ जाता है, या DPD, ये तीसरा देखिए DPD कम हो जाएगा। कौन सा इसमें सही है? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए जल्दी से देखें। किसी विलेन में विलेय के मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है? तो आपका ये आंसर सही है, विलेन का DPD बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगर दिए गए घोल का सांद्रता 25% है तो इसके लिए किसका प्रदर्शन संभव नहीं है? OP, DPD, सोल्यूट पोटेंशियल या TP का? बताइए। किसका नहीं सही है? तो इसका है TP का। अगला क्वेश्चन देखें। किसी सलत कोशिका के लिए क्या सही नहीं है? किसी सलत कोशिका के लिए क्या सही नहीं है? TP बराबर 0, SP बराबर 0, WP बराबर 0, SP बराबर 0। तो क्या है आपका? SP बराबर 0। एक कोशिका का प्रासरण दाब 0 होगा जबकि TP अधिक होगा, DPD अधिकतम होगा, TP 0 होगा। ये कब संभव है? तो ये सभी चीज़ें इसमें संभव है। कोशिका का प्रासरण दाब 0 होगा जबकि TP अधिकतम हो सकती है, DPD भी अधिकतम हो सकती है, यानी सभी संभव है। इसमें क्या है? इसमें सभी संभव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही रूप में SP, OP, TP का संबंध निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें आपको सही प्रकार आपको दिखाना है। SP बराबर होते हैं OP प्लस TP, ये ध्यान रखना है आपको। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष परिस्थितियों में स्फीत दाब का मान प्रासरण दाब के बराबर हो जाता है। किसमें? सलत कोशिका में, जो द्रव्य कुंचित कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका में, या ये अवस्था कोशिका में कभी नहीं आती? नहीं, जरूर आती है। तो ये तो गलत ही हो गया, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सही वाक्य को बतलाइए। ये आपको सही बतलाने हैं कि कौन इसमें सही है। ठीक है, तो सही है आपका, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पूर्ण स्फीत कोशिका की सही पहचान के लिए क्या अवस्था सही है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूर्ण स्फीत दाब के लिए क्या होता है? TP बराबर OP। क्लियर? तो ये आपको सही है।
अगला देखिए, जीवद्रव्य कुंचन किसके लिए उपयोगी है? जीवद्रव्य कुंचन किसके लिए उपयोगी है? तो जीवद्रव्य कुंचन जो है खरपतवार नष्ट करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। ठीक है। अगला हाँ, ये इसके लिए उपयोगी है। अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवद्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? प्रासरण दाब की, विषण दाब की, अंतःशोषण दाब की या स्फीत दाब की? तो ये है आपकी किसकी? स्फीत दाब की। ठीक है। तो ये रहा आज आपका क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। दोस्तों हम आपको फिर अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद में हम पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द ही आपके पास आते हैं, आपके पास पुनः हम हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ अपने इस चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए MCQ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।